नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के चैनल पे। आज हम प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के एक नए विषय गुप्त काल के प्रारंभिक शासकों की चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। इस बीच कुछ वंश ने स्वतंत्र छोटे छोटे राज्य अपने स्थापित किए। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर एक शक्तिशाली वंश कुषाण वंश की सत्ता स्थापित हुई और दक्षिण में सातवाहन वंशों ने अपना शासन स्थापित किया। इन्होंने वहाँ पर स्थिरता लाने का प्रयास किया, किंतु वे अपने अपने क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के बीच माना जाता है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण और चीनी यात्री इसिंग के यात्रा वृत्तांत के अनुसार ये ज्ञात होता है कि प्रारंभिक गुप्त राज्य में मगध एवं बंगाल तक का गंगा नदी तटीय क्षेत्र सम्मिलित था। डॉक्टर श्रीराम गोयल ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल गुप्ताज में गुप्तों का आदि स्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश बताया है। प्रथम दो गुप्त शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच ने गुप्त अभिलेखों के अनुसार मात्र महाराज की उपाधि धारण की थी। उनके महाराज की उपाधि धारण करने के आधार पर यह कहा जाता है कि वे किसी शासक के अधीनस्थ सामंत रहे होंगे। इस विषय पर भी विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वे कुषाणों के सामंत थे, जैसे डॉक्टर राखलदास बनर्जी। इन्होंने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत कर ये प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि वे कुषाणों के सामंत थे, परंतु ये तर्क थोड़ा असंगत सा लगता है, क्योंकि कुषाणों का अंत गुप्तों से बहुत वर्ष पूर्व ही हो चुका था। तो ये संभव नहीं कि गुप्त कुषाणों के सामंत रहे हों। केपी जायसवाल गुप्तों को भाषियों का सामंत बताते हैं, जिन्होंने कुषाणों का अंत किया, लेकिन इसके भी कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर प्रमोद चंद्र बागची के अनुसार गुप्त मुरुंडों के सामंत थे, जिसका अधिकांश विद्वान समर्थन करते हैं, परंतु समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। कुछ विद्वान इस मत पर भी अपनी सहमति देते हैं कि वे लिच्छवी वंश के शासकों के सामंत रहे होंगे। इसी तरह गुप्तों के वंश और जाति के संबंध में भी कुछ विवाद है और विद्वान अपने इस संबंध में अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। केपी जायसवाल इन्हें शूद्र मानते हैं, जबकि एलन अंतेकर, रोमिला थापर इन्हें वैश्य मानते हैं। हेमचंद्र राय चौधरी गुप्तों को ब्राह्मण बताते हैं, वहीं रमेश चंद्र मजुमदार एवं गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी गुप्तों को क्षत्रिय मानते हैं। गुप्तों को क्षत्रिय मानने के विचार पर अधिकांश विद्वान सहमत हैं, क्योंकि आर्य मंजूश्री मूल कल्प एवं जावा के ग्रंथ तंत्रिका मंदक में इन्हें क्षत्रिय बताया गया है। चूंकि ये विदेश से प्राप्त साक्ष्य हैं, तो ये निष्पक्ष कहे जा सकते हैं, अतः इसकी प्रामाणिकता अधिक सिद्ध होती है और ये मानते हैं कि गुप्त क्षत्रिय थे। अब हम गुप्तों के प्रारंभिक शासकों की बात करें तो उनका पदक्रम श्रीगुप्त सबसे पहले, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम
और कहीं कहीं साक्ष्यों में कांच नामक शासक का भी उल्लेख मिलता है। अब हम प्रारंभिक गुप्त शासकों की बात करें तो उसके पदक्रम के अनुसार श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम और कहीं कहीं कांच का उल्लेख भी मिलता है। गुप्त वंश का शासनकाल 275 से लगाकर 550 ईस्वी के मध्य का रहा है। गुप्त अभिलेखों के अनुसार इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था, जिसका शासनकाल 275 से 300 ईस्वी के मध्य का माना जाता है। श्रीगुप्त ने केवल महाराज की उपाधि धारण की, जिसका वर्णन समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। लुधियाना से उत्खनन से प्राप्त एक मोहर जो श्री जगन्नाथ अग्रवाल द्वारा खोजी गई, जिस पर श्रीगुप्त से लिखा है, और एक अन्य मोहर जो कि राजघाट से प्राप्त हुई है, जिस पर भी श्रीगुप्त नाम अंकित मिलता है, इससे प्रमाणित होता है कि गुप्त शासकों का आदि पुरुष जो है श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार घटोत्कच जो गुप्त वंश का दूसरा शासक है, वह श्रीगुप्त का पुत्र था और श्रीगुप्त से अधिक शक्तिशाली था। इसके शासनकाल की बात करें तो यह 300 ईस्वी से 319 ईस्वी तक के समय तक शासन करता रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख तथा शतपुर ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच को गुप्तों का आदि पुरुष बताया गया है। स्कंदगुप्त के सुपिया अभिलेख में भी गुप्त वंशावली का प्रारंभ घटोत्कच से ही किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि संभवतः घटोत्कच अधीनस्थ सामंत होते हुए भी एक शक्तिशाली शासक था। घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन रूढ़ हुए चंद्रगुप्त प्रथम एक प्रतापी शासक थे। इनके शासनकाल का समय 319 से 335 ईस्वी के मध्य का रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की, जो प्राय सर्वोच्च शासक के लिए प्रयोग की जाती थी। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वह एक स्वतंत्र शासक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने सिंहासन पर बैठते ही एक नया संवत शुरू किया। 319-320 के बीच जो गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी शैली की स्वर्ण मुद्राओं के अनुसार लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उसकी प्रसिद्धि और अधिक हो गई, जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। कहीं कहीं और विशेषकर एक मुद्रा पर कांच नामक शासक का उल्लेख मिलता है और प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार भी चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। चंद्रगुप्त कुमार देवी शैली की स्वर्ण मुद्राओं के अनुसार लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से
विवाह किया, जो वैशाली राज्य के नरेश की पुत्री थी, जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र कांच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। हालांकि उसके विषय में अन्य कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है कि कांच नाम का भी कोई शासक हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, किंतु इस प्रयाग प्रशस्ति में ही एक जगह इस बात का उल्लेख है कि समुद्रगुप्त के अतिरिक्त भी समान कुल में उत्पन्न राजकुमारों का वर्णन मिलता है, जिससे ये संदेह होता है कि समुद्रगुप्त से पूर्व उनके बड़े भाई कांच अल्पकाल के लिए शासक रहे होंगे। इसी कालक्रम का एक सिक्का प्राप्त हुआ है, जिसमें कांच नामक शासक का उल्लेख भी मिलता है। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि समुद्रगुप्त से पूर्व अल्पकाल के लिए कांच भी गुप्त वंश के शासक रहे थे। अगली क्लास में हम समुद्रगुप्त के बाद के शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको आज की क्लास कैसे लगी, ये कमेंट्स करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।